लॉरेंस बिश्नोई को पाकिस्तान की आईएसआई के बरक्स खड़ा करा जा रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा अगर दाऊद इब्राहिम को खड़ा किया जा रहा है तो भारत की रॉ के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई को खड़ा किया जा रहा है। लॉरेंस से एक खास समुदाय को हिंदुस्तान में दिक्कत क्यों है और आखिर लॉरेंस बिश्नोई का असली मकसद क्या है? यह इंटरव्यू साल 2021 का है, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई को इंटरोगेट किया गया और उससे सवाल पूछे गए कि अगर तुम मुख्तार अंसारी, अगर तुम अतीक अहमद, अगर तुम अबू सलेम, इन तमाम लोगों को अपना हीरो बता सकते हो तो हम लॉरेंस बिश्नोई को क्यों नहीं बता सकते हैं? इस कहानी में सबसे ज्यादा दिलचस्प किरदार की एंट्री तब होती है जब लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर की एक अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा होता है और सामने पड़ता है सलमान खान का चेहरा। हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा करके हथियार लाने का आरोप, जो एक समय पर सलमान खान की बड़ी करीबी हुआ करती थी, उनके ऊपर आज की तारीख में देखिए कैसे आरोप लगे हैं। ये तो इक्का दुक्का नाम है जो बाहर आ गए हैं। एक लड़का जो वकील बनकर के कानून का रखवाला बनना चाहता था, एक लड़का जो अपनी छाती पर भगत सिंह की टी शर्ट पहन करके क्रांतिकारी बनने के सपने देखता था, एक लड़का जो किसी से प्रेम करता था और चाहता था कि उसके साथ जिंदगी बसर करे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह, एक अच्छे भारतीय की तरह हिंदुस्तान का टैक्स पेइंग नागरिक बन जाए। लेकिन आज की तारीख में उसकी पहचान अलग हो चुकी है। आज के तारीख में वो हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल में रखा जाता है। थाईलैंड से वो अपना नेटवर्क ऑपरेट करता है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा बड़ा माफिया या बड़ा आदमी नहीं है जो उसका नाम सुनकर के एक बार को डर नहीं जाता है, जिसका नाम अमेरिका में अगर कोई हिंसा होती है या कोई हत्या होती है तो वहां की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी नाम लेती है, जिसका नाम आता है अगर किसी खालिस्तानी की हत्या कनाडा में हो जाती है तो आरोप कनाडा की आधिकारिक सरकार खड़े होकर के ये लगाती है कि बिश्नोई गैंग के द्वारा हमारी धरती पर कुछ ऐसा ऑपरेट किया जा रहा है जो खतरनाक है। इस वीडियो में हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। आपने इंटरनेट पर और टीवी पर तमाम वो कहानियां सुनी होंगी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई क्या से क्या हो गया इसका दावा किया जा रहा है, लेकिन आज हम आपको लॉरेंस बिश्नोई की ज़बानी जो बताई गई उसकी कहानी है उसके जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जैसा लॉरेंस आज दिखता है वो वैसा क्यों है, लॉरेंस से एक खास समुदाय को हिंदुस्तान में दिक्कत क्यों है और आखिर लॉरेंस बिश्नोई का असली मकसद क्या है। क्या वो सलमान खान को मारना चाहता है या फिर सलमान खान की आड़ लेकर के वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा माफिया रैकेट चलाना चाहता है और हिंदुस्तान में एक लंबे वक्त तक एक खास समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किए जाने वाले माफिया जब एक एक करके खत्म हो रहे हैं और आखिरकार जब सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे माफिया के ऊपर सीधी नजर एक तरफ भारत सरकार और भारत की खुफिया एजेंसियों की है तो दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई की है, तो उसके समर्थकों को आखिर हिंदुस्तान में दिक्कत क्यों होने लगी है। इस पूरी कहानी को और पूरे तथ्यों को हम कड़ीवार ढंग से जोड़ करके समझने की कोशिश करेंगे और एक पूरी कहानी बुनने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए हमें समझ में आ सके कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के हिंदुस्तान में इतनी चर्चा क्यों होने लगी कि देश के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, उनसे भी ज्यादा अगर इंटरनेट पर सबसे बड़ा कीवर्ड कोई है तो वो लॉरेंस बिश्नोई है। आखिर ऐसा क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध, आपकी जो राय हो वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें और अगर कोई गलती हो कहानी बताने में या तथ्यों में तो अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में उसके लिए भूल सुधार के लिए आप मेंशन कर सकते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई की अगर कहानी जाननी है तो हमें चलना पड़ेगा आज से ठीक 17 साल पहले, साल 2007। कांग्रेस की सरकार देश में चल रही थी और पंजाब में उसी वक्त पे बढ़ रहा था हथियार, ड्रग्स और उसके प्रमोटर बन रहे थे पंजाबी गाने। और इन्हीं सब के बीच में साल 2007 में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होती है पंजाब के चंडीगढ़ के सबसे मशहूर कॉलेजेस में से एक पंजाब यूनिवर्सिटी में। वहां पर वो पढ़ने आता है लॉ पढ़ने के लिए आता है, लेकिन वहां की परिस्थितियां और स्थितियां जो होती हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक होती हैं। लॉरेंस बिश्नोई भी राजनीति में आता है। साल 2018 में छात्र संघ के चुनावों के दौरान अपने एक साथी की राइफल से एक व्यक्ति को गोली मार देता है। उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चलता है, 2 महीने जेल में रहता है और उसके बाद वापस फिर से कॉलेज आता है। अब इसके बाद लॉरेंस की इमेज बदल चुकी थी और लॉरेंस कहीं ना कहीं कॉलेज के उन तमाम
कम संख्या वाले लड़कों में शामिल हो चुका था जो पुलिस की जेल भी देख चुके थे, हाथ में हथियार भी देख चुके थे और पॉपुलर भी हो चुके थे। दूसरी तरफ लॉरेंस की एक प्रेम कहानी चल रही थी जिसके जरिए वो आगे चल के परिवार बनाने का सपना देख रहा था, लेकिन उसका भी दर्दनाक अंत हो जाता है। और इसके बाद साल 2012 में लॉरेंस बिश्नोई की पढ़ाई पूरी होती है। साल 2012 में जब लॉरेंस पढ़ाई पूरी कर करके निकलता है तो वो वकील बनने का सपना लेकर के आया हुआ लॉरेंस अब बदल चुका था। अब उसको यह बात समझ चुकी थी कि कानून का रखवाला बनने की उसके अंदर ना कोई उस तरह की योग्यता है, ना ही परिस्थितियां हैं। उसके ऊपर जितने मुकदमे लग चुके थे उसके बाद अब वो कोर्ट में काले कपड़े पहन करके नहीं खड़ा हो सकता था, बल्कि अपनी काली करतूतों की सफाई देने के लिए खड़ा हो सकता था। यानी अब लॉरेंस वकील से अपराधी बनने की कैटेगरी में आ चुका था और उसका रास्ता साफ था। और लॉरेंस ने भी यही इंटरव्यू में कहा जिसकी चर्चा हम आपको करने जा रहे हैं। यह इंटरव्यू साल 2021 का है, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई को इंटरोगेट किया गया और उससे सवाल पूछे गए कि आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि साल 2012 से कॉलेज से जब मैं निकला तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मेरे पास रास्ता सिर्फ इस बात का था कि अब जो तमगा मेरे ऊपर पंजाब पुलिस और पंजाब यूनिवर्सिटी के राजनीति के द्वारा दिया गया है, मैं उसको इतना बड़ा कर दूं कि मुझे कोई छू ना पाए। खतरा मौत का था। साल 2014 आते आते लॉरेंस बिश्नोई इतने अपराध कर चुका था कि 3 राज्यों की पुलिस उसको ढूंढ रही थी। और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात होती है राजस्थान के उस समय के कुख्यात माफिया, साल 2014 में जेल में बंद आनंदपाल से। आनंदपाल उस समय एक अच्छा खासा गैंग और तमाम चीजें चला रहा था। और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने एक ऐसा काम किया आनंदपाल के लिए जिसके बाद आनंदपाल की पूरी गैंग लॉरेंस बिश्नोई की मुरीद हो गई। लॉरेंस बिश्नोई की एनकाउंटर में जब मार करके हत्या की गई और उसके बाद मुकदमा चला और तमाम बातें हैं, उसकी कहानी अलग है। उसके बाद आनंदपाल का बनाया हुआ पूरा एम्पायर लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में आ गया। और इस सब के दरमियान 2014 से लेकर के जो आगे का वक्त आता है, इस दौरान 50 से ज्यादा मुकदमे लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक एक करके लदते चले गए, जिसमें हीरा कारोबारी से वसूली से लेकर के रास्ते में किसी बस ड्राइवर को सिर्फ ओवरटेक करने के लिए पीट देना, और इसके अलावा जुड़ता चला गया ड्रग्स और वसूली का एक ऐसा कारोबार का लॉरेंस बिश्नोई के साथ तमगा जिससे वो कभी नहीं छूट पाया। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वो जेल से कभी बाहर नहीं आया। और जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी वजह से आज हम आपको ये कहानी बताने के लिए मजबूर हो रहे हैं और आप भी चाव से ये कहानी सुने जा रहे हैं। कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। इस कहानी में सबसे ज्यादा दिलचस्प किरदार की एंट्री तब होती है जब लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर की एक अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा होता है और सामने पड़ता है सलमान खान का चेहरा। सलमान खान, जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ था कि उन्होंने 2 काले हिरणों का शिकार किया है। लॉरेंस के नाम के पीछे लगा हुआ बिश्नोई अचानक से इस बात को समझता है कि पहला तो मुझे एक बहुत बड़े समुदाय का समर्थन मिलने का मौका है, दूसरी बात है कि अगर मैं इसकी बात करूंगा और इसके लिए सलमान खान को टारगेट करूंगा तो जस्टिफाइड होगा, और तीसरी बात, सलमान खान से दुश्मनी या दोस्ती कौन नहीं मोल लेना चाहेगा। लॉरेंस बिश्नोई दोस्ती अफोर्ड नहीं कर सकता था, दुश्मनी उसके लिए मुफीद थी। उसने वहीं पर सलमान खान को इस बात की धमकी दी कि या तो तुम 2 काले हिरणों का शिकार करने के लिए माफी मांगो, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के जो 29 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक का तुमने उस तरह से उल्लंघन किया है मानो किसी बिश्नोई के बच्चे को तुमने मारा हो, तुमने काले हिरण का शिकार किया है। अगर तुम माफी नहीं मांगते हो तो तुम्हारी हत्या लॉरेंस बिश्नोई कर देगा। यह जब धमकी सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने दी, इसके बाद मीडिया में चर्चा का बाजार गर्म हुआ कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो सलमान खान को धमकी दे सकती है। और इसके बाद जो कुछ लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग ने किया वो हम सभी के सामने है। लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा एक एक करके उन तमाम लोगों को मारा गया जो या तो सलमान के करीबी थे या फिर उसी लेवल की पॉपुलैरिटी रखते थे। उनमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या चाहे हो, जिसमें दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां मार करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई और स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी ली गई कि इसमें कोई डर की बात नहीं है कि हमने सिद्धू मूसेवाला को मारा। सिद्धू मूसेवाला को मारने के पीछे की वजह बताई गई कि वो खालिस्तान का समर्थन करता था। इसके अलावा और भी तमाम खालिस्तानियों के ऊपर हमले किए गए, आरोप ये लगा करके
कि ये तमाम लोग देशद्रोही हैं, और लॉरेंस बिश्नोई जो अपने कंधे पर हनुमान जी का टैटू लगा करके चलता है, छाती पर टी शर्ट पहन के चलता है भगत सिंह की, और दावा करता है सबसे बड़ा देशभक्त होने का, और बात कहता है कि जेल से बैठ करके मैं तमाम उन देशद्रोहियों का खात्मा करूंगा जिनका खात्मा कानूनी तौर पर पुलिस नहीं कर सकती है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर लॉरेंस बिश्नोई को क्या पड़ी हुई है देश की? आखिर लॉरेंस बिश्नोई जिसके ऊपर तमगा है कि वो पूरी दुनिया में ड्रग्स का रैकेट चलाता है, जिसके ऊपर आरोप है कि वो हिंदुस्तान के अलग अलग व्यापारियों और व्यापार समूहों के साथ वसूली करता है, वो आखिर देश की बात क्यों कर रहा है? क्या देश उसके लिए आड़ है, या फिर एक्चुअल में लॉरेंस बिश्नोई के दिल में ऐसा कुछ है? तो इस कहानी को भी समझना चाहिए। इस कहानी को आप इस तरह से समझिए, हिंदुस्तान में बीते 30 से 40 वर्षों में जितने भी माफिया हुए, जिसमें दाऊद इब्राहिम से लेकर के आप किसी भी XYZ का नाम ले लीजिए, जिनमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, याकूब मेमन या कोई भी नाम आपको मिल जाए, इनमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, रिलीजन। ये सभी एक धर्म से आने वाले लोग थे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उस समय में माफिया सिर्फ मुसलमान थे, लेकिन जो मेजर माफिया थे, जो बड़ी चीजों को ऑपरेट करते थे, वो मुसलमान थे। उत्तर प्रदेश के जितने भी हिंदू माफिया रहे होंगे, उन सभी को ऑपरेट करने का अगर ठेका किसी के पास था तो वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के पास था। सभी उनके नीचे काम करते थे। जो नीचे नहीं काम करते थे वो ये 1 साल में या 2 साल में खत्म कर दिए जाते थे। लेकिन अब समय बदला। इन सभी को सपोर्ट दरअसल मिल रहा था पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान परस्त और पाकिस्तान के इशारों पर, ISI के इशारों पर काम करने वाले दाऊद इब्राहिम का, और भारत के लिए यह बड़ी टेंशन की बात थी। अब हम ऐसी कहानी नहीं प्लांट कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को पाकिस्तान की ISI के बरक्स खड़ा करा जा रहा है। पाकिस्तान की ISI के द्वारा अगर दाऊद इब्राहिम को खड़ा किया जा रहा है तो भारत की रॉ के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई को खड़ा किया जा रहा है। हमारा दावा यह नहीं है, लेकिन अगर घटनाओं को और उसके आसपास की चीजों को देखेंगे और जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात, ये कहानी एक बनती और बुनती हुई नजर आती है। लेकिन अभी कोई आधिकारिक चीजें इस तरह की निकल के सामने नहीं आई हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन आरोप लगे हैं। आरोप अमेरिका के द्वारा लगाया गया, जिसमें भारत की सेना में काम करने वाले एक पूर्व अधिकारी विकास यादव के ऊपर आरोप लगाया गया कि वह रॉ के इशारों पर अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को मारने की साजिश रच रहा था, और कहीं ना कहीं उससे पहले विकास यादव का जुड़ाव बिश्नोई गैंग के साथ में था। और दूसरा आरोप कनाडा सरकार की तरफ से, प्रवक्ता की तरफ से आधिकारिक रूप से एक जगह पर खड़े होकर के यह कहा गया कि कनाडा की धरती पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, फायरिंग हुई है और इस तरह की एक्टिविटी हुई है जो कनाडा की अपनी स्वायत्तता को चैलेंज करती है। वो सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा है बिश्नोई गैंग के द्वारा, और कनाडा की सरकार को शक है कि बिश्नोई गैंग को बैकिंग प्राप्त है भारत के कुछ बड़े लोगों की। अब बात वहीं घूम करके फिर से खड़ी होती है कि साल 2021 में दिल्ली पुलिस के सामने बयान देते हुए जो लॉरेंस बिश्नोई ये कह रहा था कि मैंने जेल से रंगदारी मांगने का, वसूली करने का, धमकी देने का और फायरिंग करवाने का धंधा इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन वो 2021 था और ये 2024 है। इस वक्त में दरिया में बहुत पानी बह गया है, बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज लॉरेंस बिश्नोई टारगेट कर सकता है बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति को, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवा सकता है, पप्पू यादव जैसा एक बहुत बड़ा माफिया जो अपने आप में बिहार और हिंदुस्तान में अगर आप पीछे जाकर के देखने की कोशिश करेंगे तो एक समय पर हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा करके हथियार लाने का आरोप पप्पू यादव के ऊपर लगा था रशियन मेड प्लेन के जरिए। वह पप्पू यादव, जब यह सवाल पूछा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के आपका क्या मानना है, तो 24 घंटे जो पहले पप्पू यादव, एक बड़ा माफिया, ये कह रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई क्या है, 24 घंटे की मुझे छूट मिले तो मैं खत्म कर दूंगा। 24 घंटे बाद वो माफी मांगते हुए नजर आता है। वो कहता ना भैया, लॉरेंस बिश्नोई पर कोई बात नहीं करनी है। तो लॉरेंस बिश्नोई आज 2024 में क्या है? लॉरेंस बिश्नोई जो अपने आप को कानून का रखवाला बनने का सपना देखता था, आज की तारीख में असल में कानून का वो दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। 50 से ज्यादा मुकदमे लग चुके हैं। एक बहुत बड़ा समुदाय हिंदुस्तान में है जो लॉरेंस बिश्नोई से नफरत करता है, लेकिन उससे कहीं बड़ा समुदाय है जो आज लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मान रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मुझे मिली एक स्क्रीनशॉट में। एक इंटरनेट पर टर्म चल रहा है, एक बात चल रही है कि अगर तुम याकूब मेमन, अगर तुम दाऊद इब्राहिम,
अगर तुम मुख्तार अंसारी, अगर तुम अतीक अहमद, अगर तुम अबू सलेम, इन तमाम लोगों को अपना हीरो बता सकते हो, तो हम लॉरेंस बिश्नोई को क्यों नहीं बता सकते हैं? लॉरेंस बिश्नोई तो आम लोगों के साथ कुछ करता भी नहीं है। दाऊद इब्राहिम जैसा पापी नहीं है वो व्यक्ति कि सीरियल बम ब्लास्ट करवा करके मुंबई में अनगिनत लोगों की जानें ले ले, ताज होटल पर हमला करवा करके हिंदुस्तान और दुनिया भर के लोगों की जानें ले ले। इस तरह का ऑपरेट नहीं कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई एकदम सटीक ऑपरेट कर रहा है। वो उन तमाम लोगों को ही टारगेट कर रहा है जो कहीं ना कहीं किसी भी चीज के लिए खतरा है। सलमान खान को अगर लॉरेंस बिश्नोई टारगेट कर रहा है तो एक तो मसला काले हिरण का है, लेकिन सलमान खान के ऊपर आरोपों की फहरिस्त सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। सलमान खान के ऊपर आरोप तो इस बात के भी लगे थे कि नशे में उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी एक व्यक्ति के ऊपर सड़क पर लेटे हुए। सलमान खान पर आरोप जब सुशांत सिंह की हत्या हुई थी, और इसके अलावा बॉलीवुड में तमाम जब कोई गलत घटना होती है, किसी अभिनेता अभिनेत्री का करियर चौपट हो जाता है, तो उसके पीछे आरोप लगता है सलमान खान कहीं ना कहीं ईगो सलमान खान की आड़े आ गई। विवेक ओबराय का जीता जागता उदाहरण हम सभी के सामने है। तो सलमान खान वह व्यक्ति है जिसके जरिए बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, बॉलीवुड की फिल्मों को पैसा मिलता है, और वो पैसा सफेद नहीं होता है। तो सलमान खान को टारगेट करने की बहुत सारी वजहें हैं। और जो डी कंपनी ऑपरेट होती थी मुंबई और हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड को, जो कथित अंडरवर्ल्ड था, उसको ऑपरेट करने के लिए रास्ता कौन बनाता था? अभिनेता अभिनेत्रियों के ऊपर आप कितने आरोप आपने लगते हुए देखे होंगे। जैकलीन फर्नांडिस जो एक समय पर सलमान खान की बड़ी करीबी हुआ करती थी, और लॉकडाउन के समय उनके फार्म हाउस पर एक बड़ा लंबा वक्त जैकलीन ने गुजारा था, उनके ऊपर आज की तारीख में देखिए कैसे आरोप लगे हैं। ये तो इक्का दुक्का नाम है जो बाहर आ गए हैं। इसके अलावा तमाम बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सलमान खान से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आरोपों की फहरिस्त है वो कुछ और दिखाती है। भाई, जो सल्लू भाई वाली इमेज है, उससे अलग दाऊद भाई वाली टाइप के इमेज में एक खड़े होकर के उस खांचे में फिट होते हुए सलमान खान नजर आते हैं। तो उनको टारगेट करने की एक अपनी वजह है। और अब आखिर में एक ही सवाल कि लॉरेंस हीरो या विलन? देखिए, अपराध का एक सत्य है, अपराध आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था और कल भी होगा, और सभ्य समाज इसकी आलोचना करता रहा है, करता है और करता रहेगा। लेकिन सत्य इसका यह भी है कि यह समाज के साथ पनपता है, यह समाज के साथ एग्जिस्ट करता है, और समाज इसके साथ ऑपरेट करता है। अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज आप देख लीजिए, 50% से ज्यादा एमएलए और एमपी अपराधी हैं। देश की, चाहे वो ऊंचा सदन हो या राज्यों के सदन हो, उन तमाम जगहों पर बैठने वाले लोग कोई साफ सुथरे नहीं है। बस बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई सिक्के का वो दूसरा पहलू है जिसको, जो बरसों से चला आ रहा सिस्टम है, उसको हजम नहीं हो पा रहा है। बरसों से चला आ रहा सिस्टम तो दाऊद भाई को लेकर के था, अतीक साहब को लेकर के था, मुख्तार अंसारी साहब को लेकर के था, बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति को एमएलए बना करके भेजा गया, जो एक वक्त पर दाऊद के गुरगित के तौर पर ऑपरेट करता था, और बैंड्रा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो विधायक बनता था व्यक्ति, वहां के सारे प्रॉपर्टी की डीलिंग पर इकलौता कब्जा बाबा सिद्दीकी का था। और किन अपराधों में शामिल रहा होगा इन तमाम चीज़ों को करने के लिए, इसके लिए ज़्यादा कहानी हमें समझाने और समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अपराध करने वाला व्यक्ति सही या गलत होता है, ये तय अदालतें करती हैं, लेकिन सड़कों पर जो फैसले होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति के मनस पर फैसले होते हैं, वो चीज़ों को देखने के बाद होते हैं। हिंदुस्तान के एक बड़े समुदाय ने एक वक्त पर ऐसे माफियाओं को अपना माई बाप बनाया, जो सिर्फ इसलिए माई बाप वो बना लिए क्योंकि बदला उन्होंने ले लिया था बाबरी का, बम ब्लास्ट करवा करके और सामान्य निरीह लोगों को मार करके। तो आज एक बड़ा वर्ग इसी वजह से खड़ा हो गया है अक्रॉस क्राइम की, कि कौन क्या अपराध कर रहा है। यह सत्य है और क्राइम होता रहा है और होता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है, कानून की धाराएं कितनी भी कठिन कर दी जाएं। तो एक समाज को वक्त वक्त पर अपने तरह तरह के नेता और अलग अलग एस्पेक्ट में अपने नेता समझ में आते हैं। आप सुबह चाय पीना पसंद करते हैं और दोपहर में दाल चावल खाना पसंद करते हैं। इसी तरह का समाज होता है। समाज अपने हर वक्त और हर अच्छे बुरे समय के हिसाब से अपने उस तरह के नेता पसंद करता है, उस तरह की छवि वाले आइकन पसंद करता है। अब ये आप लोगों को तय करना है, सही गलत ये फैसला कोई सुनाने वाली बात नहीं है। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करिए कि आप क्या मानते हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के, करतूतों को लेकर के, जो भविष्य उसका दिख रहा है उसको लेकर के, जो आरोप लॉरेंस पर लग रहे हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के। हम बात और भी वीडियोस में जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।